हम क्या कवर कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में जो टॉपिक है हमारा वो तापमान है। उसको शुरू कर रहे हैं तापमान को, क्योंकि अभी तक हम ऊष्मा की बात कर रहे थे। अब ऊष्मा से जो मुख्य टॉपिक पर हमको पहुंचना है वो है तापमान। तापमान को जो हम कवर करेंगे उसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा ऊष्मा बजट पढ़ेंगे। उसी में इंसोलेशन, जिसका हमने आपसे अभी डिस्कशन किया, सूर्यतप या इनकमिंग सोलर रेडिएशन या शॉर्ट वेव रेडिएशन या सौर ऊर्जा, जिसको आप हम अपने घरेलू टर्म में यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंसोलेशन प्राप्त होता है, इंसोलेशन उसका तापमान में किस तरीके का परिवर्तन होता है और उसका वितरण किस तरीके से होता है पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो वितरण के दो रूप हो गए, एक क्षैतिज वितरण, दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज मतलब पृथ्वी की सतह के समानांतर, ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसमें जो पहला रहेगा वो एक रहेगा ताप ह्रास दर क्या होती है, इसको समझेंगे, और तापीय विलुनता, जो हम आगे के टॉपिक्स में समझेंगे। तो अपना प्रारंभ करते हैं अपना अगला टॉपिक, हीट बजट। ऊष्मा बजट। बजट क्या होता है पहले आप ये बताइए। इनपुट एंड आउटपुट मतलब कितना आया कितना गया। बजट का मतलब क्या है, संतुलन। समझ लीजिए कि संतुलन बना रहे, कि जितना आमदनी हो उतना ही खर्चा हो। उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो आप कर्ज में हो जाएंगे, और जितना ज्यादा आमदनी हो और अगर खर्चा कम होगा तो क्या हो जाएगा, आप अधिक में हो जाएंगे। तो आप ना तो आपको ऋण में जाना है, ना तो आपको अधिक में जाना है। तो जब पृथ्वी के ऊष्मा बजट की बात आएगी तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट का क्या रहता है, पृथ्वी जितना सूर्य तप लेती है, सूर्य तप मतलब ऊष्मा लेती है, उतनी ऊष्मा को वो वापस अंतरिक्ष में उत्सर्जित भी करती है। जी। तो अगर मान लिया 100 यूनिट लिया तो 100 यूनिट वो सजी भी करेगी। इससे क्या रहेगा, इसका अपना हीट बजट या ऊष्मा बजट संतुलित रहेगा। अगर मान लीजिए अगर ये इस हीट बजट में कुछ समस्या आती है संतुलन में, तो यही क्या हो जाएगी, अनामोली। अनामोली मतलब विसंगति। तो हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके पहले हमको क्या देखना है, ऊष्मा बजट क्या होता है, किस तरीके से ऊष्मा का प्रवाह हमारे सौरमंडल में होता है। तो ऊष्मा आती कहाँ से है, पहली बात तो सबसे पहले समझना है सूर्य। सूर्य क्या है हमारे लिए, हमारे पूरे सौर मंडल के लिए ऊष्मा का स्रोत है, पदार्थ है। पदार्थ में चेंज होगा, चेंज होकर क्या बनेगी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा या ऊष्मा। ये ऊष्मा रेडिएशन या विकिरण के रूप में, मैंने आपको पहले बताया था मेथड ऑफ ट्रांसफर, कहाँ तक आएगी, पृथ्वी तक की। एक सेकंड, लघु तरंग विकिरण, तरंग विकिरण के फॉर्म में, मतलब SWR फॉर्म में कहाँ आएगी, पृथ्वी। पृथ्वी पे इसका क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन होगा। पृथ्वी की क्या होगी, संवेदनशील ऊष्मा। अब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में पृथ्वी क्या करेगी, इसको उत्सर्जित करेगी, तो इसका क्या होगा, सर्जन। लेकिन उत्सर्जन को क्या बोलेंगे, एमिशन। एमिशन किस फॉर्म में होगा, दीर्घ तरंग विकिरण। तो ये सिंपल सी बात है कि सूर्य से लघु तरंग विकिरण के रूप में सौर ऊर्जा प्राप्त की, पृथ्वी ने उसका क्या किया, अब्जॉर्प्शन अवशोषण किया। फिर जब पृथ्वी गर्म हो गई, उसकी सेंसिबल हीट बढ़ी, उसने उसका उत्सर्जन किया।
और जो ऊष्मा का अवशोषण किया वो किस फॉर्म में होगी, अब दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होगी। आगे देखते हैं, दीर्घ तरंग विकिरण मतलब LWR। ऊष्मा का स्रोत सूर्य है। सूर्य पे ऊष्मा ऊर्जा किस तरीके से बनती है, तो हाइड्रोजन के दो छोटे परमाणु मिलकर के क्या करते हैं, हीलियम का एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन, फ्यूजन। इसमें क्या हो रहा है, दो परमाणु मिलकर के एक बड़ा परमाणु बना रहे हैं जिसका नाम है हीलियम। हाइड्रोजन के दो छोटे परमाणु मिलकर के एक हीलियम का बड़ा परमाणु बना रहे हैं, नाभिकीय संलयन। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा की निर्मुक्ति। यही ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा क्या होगी, सूर्यतप। सूर्यतप मतलब इंसोलेशन या इंसोलेशन, इंसोलेशन के फॉर्म में कहाँ आएगी, पृथ्वी। पृथ्वी पे क्या होगा, इसका अवशोषण किस फॉर्म में आएगी, लघु तरंग विकिरण, मतलब शॉर्ट वेव रेडिएशन में। क्यों, क्योंकि लघु त्वरण विकिरण के फॉर्म में क्यों आ रही है, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत सूर्य से ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है, तो जहां पर ऊर्जा बन रही है या जहां पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वहीं से आ रही है, इसलिए इसकी आवृत्ति, इसकी जो सॉरी इसकी जो आवृत्ति होगी अधिक होगी और इसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, इसलिए इसका जो ये जो रेडिएशन का टाइप होगा शॉर्ट वेव रेडिएशन होगा। पृथ्वी में, पृथ्वी तक ये सूर्य ऊर्जा के रूप में पहुंचेगी। जब ये सूर्य ऊर्जा पृथ्वी तक आएगी तो पृथ्वी क्या करेगी, इसको अवशोषण करेगी। जब अवशोषण करेगी तो पृथ्वी क्या होगा, संवेदनशील ऊष्मा, अर्थात अणुओं की गतिज ऊर्जा, ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब संवेदनशील ऊष्मा में भी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, तापमान में भी वृद्धि हो गई। जब तापमान में वृद्धि होगी तो यहाँ पर क्या है, तापमान में वृद्धि हुई। तापमान की वृद्धि होने के बाद में इसका फिर इस ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का ऊष्मा का निष्कासन। निष्कासन मतलब एमिशन किस फॉर्म में होगा, दीर्घ तरंग विकिरण में। मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्यों, क्योंकि जहां से ऊर्जा आ रही थी उसकी शॉर्ट वेव रेडिएशन स्रोत से, जहां ऊष्मा ऊष्मा का स्रोत या ऊर्जा का स्रोत है वहां से ऊष्मा आ रही थी, इसलिए उसकी रेडिएशन, उसकी आवृत्ति अधिक है, उसकी प्रतिवेदन क्षमता अधिक है और उसका जो रेडिएशन, जो लॉन्ग तरंग दैर्घ्य है वो छोटी, इसलिए वो रेडिएशन क्या होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन होगा। पृथ्वी तक आएगी, पृथ्वी क्या है, खुद की कोई ऊर्जा नहीं है, वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो ऊर्जा प्राप्त करके अवशोषित करेगी, गति ऊर्जा में वृद्धि होगी, वही संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तित होगी। और तापमान वृद्धि, तापमान में जब वृद्धि होगी तो हम क्या होगा, वही ऊष्मा का फिर से निष्कासन होगा, किसके माध्यम से होगा, विकिरण के माध्यम से होगा। परंतु क्या है, अब ऊष्मा को उसने अवशोषित कर लिया है तो उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो गया, अब तरंगदैर्घ्य शॉर्ट से लॉन्ग हो गई है, इसलिए अब जो उत्सर्जन होगा या उस ऊष्मा का निष्कासन होगा वो किस फॉर्म में होगा, दीर्घ तरंग विकिरण के फॉर्म में होगा। ये इतनी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ऊष्मा बजट सिंपल है कि जितनी पृथ्वी ऊष्मा प्राप्त करेगी उसी को उतने ही अमाउंट में या उतनी ही मात्रा में ऊष्मा का निष्कासन भी पृथ्वी कर देगी, जैसे पृथ्वी का ऊष्मा बजट हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है।
अब ऊष्मा कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है, और मैंने आपको बताया कि लघु तरंग तरंग विकिरण के रूप में आएगी, पृथ्वी अवशोषित करेगी, उसका उत्सर्जन होगा, फिर दीर्घ तरंग विकिरण के फॉर्म में वो वापस चली जाएगी। इसका हम देखते हैं, सूर्य है, सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है तो कितनी ऊष्मा आ रही है, तो हम मान लेते हैं कि सूर्य से जो भी ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो हमको 100 यूनिट प्राप्त हो रही है। थोड़ी देर के लिए देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये सन सन से हमको जो ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है वो कितनी हो रही है? 100 इकाई, जो भी ऊष्मा प्राप्त हो रही है। और जो 100 इकाई ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो क्या है? SWR। SWR शॉर्ट वेव रेडिएशन। SWR, SWR को क्या बोलेंगे? लघु तरंग विकिरण। लेकिन जो भी ऊष्मा पृथ्वी तक आ रही है, ऊर्जा पृथ्वी तक आ रही है, क्या वो सारी ऊष्मा को या सारी ऊर्जा को पृथ्वी अब्सॉर्ब कर लेगी? अब इस ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। तो जो ऊष्मा पृथ्वी तक आएगी, क्या पृथ्वी सारी की सारी ऊष्मा 100 की 100 इकाई ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचेगी, और क्या सारी की सारी पृथ्वी उस ऊष्मा को अब्सॉर्ब कर लेगी? नहीं। उसमें से कुछ ऊष्मा क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परावर्तित, या ऊर्जा का ऊर्जा या ऊष्मा का परावर्तन। कितनी ऊष्मा परावर्तित होगी? अप्रॉक्स 35 इकाई। किस फॉर्म में होगी ये? SWR, शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो परावर्तन कितनी ऊष्मा का होगा? 35 या 35 इकाई का परावर्तन होगा। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे परावर्तिता गुणांक, या एल्बेडो। परावर्तिता गुणांक या एल्बेडो, इसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, अर्थात सूरज के द्वारा हमको कितनी ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है? 100 इकाई ऊर्जा। किसके फॉर्म में? शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में। पृथ्वी तक वो ऊष्मा पहुंचती है पृथ्वी के द्वारा या पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा, उसमें से 35 यूनिट या 35 यूनिट ऊष्मा का क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। जो परावर्तित ऊष्मा है, ये परावर्तित ऊष्मा होगी, इसको को क्या बोला जाएगा? एल्बिडो बोला जाएगा, या परावर्तिता गुणांक, या कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिविटी। जो पृथ्वी के धरातल तक आई या पृथ्वी के वायुमंडल तक आई, उतनी ऊष्मा को पृथ्वी ने अब्सॉर्ब नहीं किया, सिर्फ वापस वायुमंडल में या अंतरिक्ष में वापस कर दिया। इसी को क्या बोलेंगे? परावर्तन कर दिया। किसका? सौर ऊर्जा का 35 यूनिट। तो ये क्या है? पृथ्वी के गर्म होने के लिए पृथ्वी ने इसको अपने ऊष्मा के रूप में इस ऊर्जा का इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है ना? प्रयोग ही नहीं किया। किसमें नहीं किया? किसमें? पृथ्वी को गर्म करने में या उष्ण करने में। और इसको क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। इसलिए जो परावर्तित हुई है या परावर्तन हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? अल्बिडो या परावर्तित का गुणांक बोलेंगे। उसके बाद में अब पृथ्वी ने कितनी ऊष्मा को अवशोषित किया है? तो 65 इकाई ऊष्मा को पृथ्वी ने अवशोषित किया है। अब जब 65 इकाई को जो पृथ्वी अवशोषित करेगी, जैसा कि पहले बताया कि पृथ्वी जितनी ऊष्मा का अवशोषण करेगी, उतनी ही ऊष्मा को वो उसी मात्रा में, जितनी ऊष्मा का अवशोषण होगा उसी मात्रा में उस ऊष्मा का क्या कर देगी? उत्सर्जन। तो कितना उत्सर्जन करेगी? उत्सर्जन, उत्सर्जन को क्या बोलेंगे? एमिशन। कितना होगा? 65 इकाई का। तो 65 इकाई होगा। किस फॉर्म में होगा? क्योंकि अभी कहाँ से ऊष्मा आ रही है? सूरज से, जहां ऊर्जा की निर्मुक्ति हो रही है। तो किस फॉर्म में होगी? शॉर्ट वेव रेडिएशन में। पृथ्वी तक आएगी, पृथ्वी जो ऊर्जा की जिस मात्रा का अवशोषण करेगी, अवशोषण करने के बाद पुनः उसको उत्सर्जित करेगी, इसलिए इसकी क्या तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी। इसलिए ये जो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, किस फॉर्म में होगा? विकिरण के फॉर्म में होगा। परंतु अब कौन सा विकिरण होगा? तरंग दीर्घ तरंग विकिरण, या
लॉन्ग वेव रेडिएशन, LWR, लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ऊष्मा जो आएगी वो शॉर्ट वेव रेडिएशन में आएगी। 100 इकाई ऊष्मा सूर्य से आएगी, पृथ्वी उसमें से 35 यूनिट को क्या करेगी, परावर्तित कर देगी। उसको क्या बोलेंगे, एल्बिडो या परावर्तितता गुणांक बोलेंगे। 35 यूनिट को अवशोषित करेगी, उस अवशोषित जितना अवशोषित करेगी उसी मात्रा में उसको उत्सर्जन भी कर देगी। उत्सर्जन कितना करेगी, 35। जो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी वो किस फॉर्म में करेगी, अब विकिरण के फॉर्म में करेगी, बट किस विकिरण में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में। इसलिए क्या है, 35 यूनिट को लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में वापस अंतरिक्ष में पृथ्वी यह जो ऊष्मा अवशोषित करेगी उसका उत्सर्जन कर देगी। पृथ्वी की सतह मंडल द्वारा, पृथ्वी की सतह वायुमंडल के दोनों के द्वारा क्या होगा, उत्सर्जन हो जाएगा। ये हो गया। अब यहीं पर हम एक टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे नहीं, बाद में करेंगे इस टॉपिक को, एल्बिडो का। तो एल्बिडो का टॉपिक हम हीट बजट कंप्लीट करने के बाद करेंगे। तो हीट अभी प्रवर्तिता गुणांक एल्बिडो को, इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ देते हैं। हम सीधे अब अगले टॉपिक में चलते हैं। हम सीधे भी हीट बजट देखेंगे क्या रहता है, किस तरीके से पृथ्वी का हीट बजट वर्क करता है। तो हम सीधे हीट बजट, ऊष्मा बजट, इसी को क्या बोलेंगे, भूमंडलीय हीट बजट। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हीट बजट में ऊष्मा बजट, बजट मतलब संतुलन, इनपुट आउटपुट मतलब जो हमें प्राप्त हुआ और जो हमने खर्च किया दोनों का, ये हो गया आपका। तो हमने अवशोषित की थी कितनी, 100 यूनिट, 100 यूनिट इकाई या यूनिट SWR, सन से कहाँ तक आ रही है, पृथ्वी तक की आ रही है। अब इस 100 यूनिट को हम डिवाइड करेंगे, किस तरीके से हो रहा है देखिए। हम पहले इसको, तो जो परावर्तन है, परावर्तन या एल्बिडो कितने यूनिट का होगा, 35 यूनिट। किस फॉर्म में होगा, SWR में, 35 यूनिट SWR के रूप में। अब इसको और डिवाइड करेंगे, जिसमें से 31 SWR यूनिट जो होगा 4 SWR यूनिट। पृथ्वी की सतह तक आएगा, ये सतह एवं धूल कणों द्वारा। और जो 35 यूनिट होगा, तो कितना बचा, 35 में से 4 यूनिट गया, कितना बचा, 31 यूनिट बचा। क्या वो बचा, शॉर्ट वेव रेडिएशन, क्योंकि 35 यूनिट तो ऑलरेडी पृथ्वी जो है, पृथ्वी इसका परावर्तन ही कर देगी SWR के फॉर्म में। उसमें से 4 यूनिट क्या करेगी, पृथ्वी की सतह और धूल कणों के द्वारा होगा। किसका परावर्तन होगा, किसका, शॉर्ट वेव रेडिएशन का, सूर्य तप का, वापस कहाँ, अंतरिक्ष में। उसमें से 27 SWR किसके द्वारा होगा, बादल के द्वारा। बादल मतलब क्लाउड्स के द्वारा, बादलों द्वारा परावर्तन।
तो सबसे ज्यादा परावर्तन अगर आप देखेंगे तो 35 में 27 यूनिट तो सिर्फ बादल ही परावर्तित कर देंगे, इसलिए बादलों का इम्पैक्ट हमको क्या है, जहाँ पर बादल अधिक होंगे वहां पर हमको वहां की उष्णता और वहां की शीतलता में हमको परिवर्तन दिखाई देगा। बचा हुआ 4 यूनिट, सॉरी, की सतह द्वारा परावर्तन, 4 यूनिट SWR धूल कणों द्वारा। तो आपको समझ में आ गया, जो हम परावर्तन होगा या एल्बिडो होगा 35 यूनिट का होगा टोटल, जो 100 यूनिट, जो 100 यूनिट हमको सनलाइट प्राप्त होगी या सोलर ऊर्जा प्राप्त होगी या हमको शॉर्टवेव रेडिएशन प्राप्त होगा, उसमें से 35 यूनिट पृथ्वी क्या कर देगी, परावर्तन कर देगी, अल्बिडो कर देगी उसका। तो अल्बिडो कितना होगा, 35 यूनिट के अप्रॉक्स होगा मान लीजिए। उसमें से 4 यूनिट क्या पृथ्वी की सतह के द्वारा परावर्तन होगा। बचा हुआ 31 यूनिट में से 27 यूनिट जो होंगी इस पूरा बादलों के द्वारा परावर्तन होगा। बचा हुआ 4 यूनिट ध्रुव कणों के द्वारा परावर्तन होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे अधिक परावर्तिता किसकी है, बादलों की, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक अल्बिडो किसका है, बादलों का। अब देखिए इधर कितनी बची, 65 SWR, इसका क्या होगा, अवशोषण, अवशोषण पृथ्वी एवं पृथ्वी सतह वायुमंडल की परतों द्वारा कितना होगा, 65 इकाई SWR, 65 इकाई SWR का अवशोषण होगा किसके द्वारा, पृथ्वी की सतह द्वारा, पृथ्वी की सतह और वायुमंडल की परतों के द्वारा। कितना, 65 SWR का। अब इसमें फर्दर डिवीजन होगा। फर्दर डिवीजन कैसे होगा, इसमें से जो 18 यूनिट SWR का अवशोषण किसके द्वारा होगा, वायुमंडल के द्वारा, वायुमंडल की या वायुमंडल की परतों के द्वारा। तो 18 यूनिट SWR, तो 65 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 65 में से 18 कर देंगे, बचेगा 47 यूनिट SWR के द्वारा अवशोषण पृथ्वी सतह, 47 यूनिट पृथ्वी सतह द्वारा अवशोषण। क्लियर। और जैसा कि आपको बताया कि जो भी पृथ्वी ऑब्जॉर्व करेगी, अवशोषण करेगी, उसी ऊर्जा का फिर वो क्या करेगी, उत्सर्जन भी करेगी। तो पृथ्वी तक 100 इकाई SWR आया, उसमें 35 का परावर्तन पहले ही हो चुका है। बची हुई 65 इकाई में से 18 इकाई या 18 इकाई वायुमंडल ने अवशोषित की, जो इसका उत्सर्जन कौन करेगा, वायुमंडल करेगा। वहीं जब 65 इकाई में से 18 इकाई गई तो बची कितनी, 47 इकाई का अवशोषण किसने किया, पृथ्वी के द्वारा। अब पृथ्वी की सतह से, अब देखिए
किस प्रकार से होगा? 65 यूनिट टोटल, सॉरी 47 यूनिट टोटल पृथ्वी ने अवशोषण किया है। अब पृथ्वी ने जो अवशोषण किया उसी ऊष्मा का क्या करेगा? स्थानांतरण करेगा या उत्सर्जन करेगा। उसमें से जो सबसे पहली चीज होगी 5 यूनिट जो हमने अवशोषित की है, जब पृथ्वी उत्सर्जन करेगी तो किस फॉर्म में करेगी? LWR के फॉर्म में। किसमें? लॉन्ग रेडिएशन के फॉर्म में। तो 5 यूनिट का LWR के लॉन्ग रेडिएशन के रूप में वायुमंडल तो 47 यूनिट्स हैं टोटल। 47 यूनिट जो है पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषण हुआ है, उसका क्या करना है? अब निष्कासन करना है। जिसमें से सबसे पहले क्या करेगी? 5 यूनिट का जो है LWR लॉन्ग रेडिएशन, क्योंकि पृथ्वी जब ऑब्जॉर्व करेगी उसका जब उष्मा का निष्कासन करेगी किस फॉर्म में होगा? वो लॉन्ग रेडिएशन में। तो इसलिए लॉन्ग रेडिएशन 5 यूनिट का वायुमंडल से होते हो, क्योंकि पृथ्वी से निकलने के लिए पहले वायुमंडल में जाना पड़ेगा। पृथ्वी की सतह से कोई चीज बाहर जानी तो पहले वायुमंडल में जाएगी, वायुमंडल से फिर अंतरिक्ष में जाएगी। तो लॉन्ग रेडिएशन के रूप में वायुमंडल से होते हुए वायु अंतरिक्ष में ऊष्मा का निष्कासन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? LWR लॉन्ग वेव रेडिएशन विंडो के द्वारा इसका निष्कासन हो गया। तो 5 यूनिट माइनस हो गई। अब कितनी बची? टोटल बची 42 यूनिट्स। अब 42 यूनिट्स बची और ये किस फॉर्म में होंगी? LWR के ही फॉर्म में होंगी, या LWR कहते हैं या लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में ही कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है? इनके ये अवशोषित होकर के निकल रही हैं। इसमें से वाष्पीकरण, जो जल सतह से वाष्पीकरण होता है क्या क्या बोलता है? वेपोरेशन। वेपोरेशन जल सतह से वाष्पीकरण होगा कितने यूनिट का? 23 यूनिट्स का। 23 यूनिट पृथ्वी की सतह से कैसे जाएंगी? वाष्पीकरण के द्वारा। जो वाष्पीकरण के द्वारा जाएंगी। वाष्पीकरण किस तरीके, जब वाष्पीकरण हो रहा है तो ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, किस तरीके से होगा? जनरली संवहनी तरंगों से होगा। दूसरा जो तरीका है वो क्या होगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। विकिरण के रूप में कितना होगा रेडिएशन? 15 यूनिट्स। तीसरा चालन के द्वारा। चालन क्या है? कंडक्शन। कितना होगा? 4 यूनिट्स का। तो ये जो ऊष्मा होगी इसकी तरंग दैर्घ्य जो भी होगी, जब वो तरंग के रूप में निकलेगी तो इस तरंग दैर्घ्य अधिक हो जाएगी।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब ऊर्जा बजट हम देख रहे हैं, तो ऊर्जा की ऊष्मा बजट की हम बात करेंगे जब, तो हमने क्या बताया आपको कि हीट बजट में 100 यूनिट पृथ्वी को SWR प्राप्त होगा, जिसमें 35 का परावर्तन हो जाएगा। 35 में से 4 SWR का परावर्तन पृथ्वी की सतह के द्वारा होगा। बची हुई 31 यूनिट का परावर्तन जो है उसमें से 27 यूनिट का वायुमंडल के द्वारा होगा, जिसमें से 27 SWR के द्वारा होगा, जो कि सबसे सर्वाधिक है। सर्वाधिक प्रवर्तक किसका होगा? बादलों का होगा। या सर्वाधिक प्रवर्तक किसकी होगी? बादलों की होगी। 4 यूनिट का प्रवर्तन धूल कणों के द्वारा होगा। ये तो ये होगा 35 यूनिट्स परावर्तन। उसके बाद में जो बची हुई 65 यूनिट्स हैं 35 के बाद में, उसका क्या होगा? पृथ्वी के द्वारा या पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल के द्वारा उस सौर ऊर्जा का अवशोषण होगा। अवशोषण में को हम अगर डिवाइड करेंगे तो अवशोषण जो होगा, तो उसमें 18 यूनिट जो अवशोषण होगा वो वायुमंडल के द्वारा होगा। वायुमंडल इसको अवशोषित करेगा। बची हुई 65 में से 18 यूनिट जाने के बाद में जो यूनिट बचेंगी अर्थात 47, उसका अवशोषण पृथ्वी के द्वारा होगा। जब पृथ्वी इसका अवशोषण करेगी तो पृथ्वी की सतह से ऊष्मा का स्थानांतरण या उत्सर्जन होगा। तो उत्सर्जन कितना होगा? 47 यूनिट में से ही पहले हम अगर देखेंगे तो LWR लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में क्या होगी? 5 यूनिट वायु अंतरिक्ष में निकल जाएगी। कहाँ से होगी? वायुमंडल से होते हुए निकलेगी। यस, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से कोई भी चीज निकलनी है पहले वायुमंडल में जाएगी, फिर वायु अंतरिक्ष में जाएगी। तो 5 यूनिट वायु अंतरिक्ष वायुमंडल से होते हुए वायु अंतरिक्ष में निकल जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? LWR विंडो। अब जो टोटल यूनिट्स बची हैं, कितनी बची हैं पृथ्वी के पास में? 42 यूनिट्स बची हुई हैं ऊष्मा की। उसमें से वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के द्वारा कितनी निकलेंगी? 23 यूनिट। वाष्पीकरण का मतलब हो गया संवहन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा। तो ये हो गया कन्वेक्शन के द्वारा। टोटल यूनिट कितनी निकलेंगी? 23। तो ये क्या है? संवहन भाई आपको मैंने क्या पढ़ाया था? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है संवहन। तो संवहन के द्वारा 23 यूनिट निकल जाएंगी। फिर दूसरी विधि क्या है? लॉन्ग वेव रेडिएशन, क्योंकि पृथ्वी ने अवशोषित किया है। जब रेडिएशन होगा ऊष्मा का तो किस फॉर्म में होगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा। वेपोरेशन क्या? पानी से निकल रहा है, और ये क्या है? रेडिएशन हो रहा है। सूर्य से जब ऊर्जा आ रही है रेडिएशन के फॉर्म में, तो वो शॉर्ट वेव में आएगी। जब पृथ्वी से ऊष्मा का निष्कासन होगा अवशोषण के बाद, वो क्या होगी? लॉन्ग वेव। तो लॉन्ग वेव में कितना होगा? 15 यूनिट का होगा। और जो चालन कंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा का निष्कासन होगा? 4 यूनिट जो है ऊर्जा का निष्कासन होगा। तो पृथ्वी की सतह से टोटल कितना निष्कासन हो रहा है? 42 यूनिट का, प्लस LWR के रूप में 5। तो 47 यूनिट्स पृथ्वी ने ऑब्जर्व किया है, जिसमें 5 यूनिट LWR विंडो के द्वारा, उसका पृथ्वी की सतह के द्वारा, 42 यूनिट पृथ्वी की सतह के द्वारा जो हीट के दूसरे माध्यम है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण या कंडक्शन, सॉरी संवहन, दीर्घ तरंग विकिरण मतलब LWR, और चालन मतलब कंडक्शन के द्वारा होगा। लेकिन जो ये निष्कासन होगा ये कहाँ से होगा? ये सीधे तो वायु अंतरिक्ष में चला नहीं जाएगा, तो ये वायुमंडल से होते हुए, तो वायुमंडल से क्या होगा? 4 यूनिट का वायुमंडल से होते हुए निष्कासन कहाँ होगा? वायु अंतरिक्ष में होगा। सबसे ज्यादा निष्कासन कहाँ से होगा है, या उत्सर्जन कहाँ से होगा? वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है। और अगर टोटल सबसे अधिक होगा तो कहाँ से होगा? वायुमंडल, क्योंकि 18 यूनिट वायुमंडल की। तो अब देखते हैं टोटल वायुमंडल से कितना निष्कासन हो रहा है। वायुमंडल द्वारा कुल उत्सर्जन। तो 18 यूनिट कितनी है? 18 यूनिट तो वायुमंडल की खुद की है। अट्ठारह यूनिट तो वायुमंडल में खुद है, ये वाली। इसका निष्कासन करेगा वायुमंडल। उसके बाद में 23 यूनिट्स कौन सी? वेपरेशन वाली। फिर कितनी है? 15 यूनिट कौन सी है? दीर्घ तरंग विकिरण वाली, प्लस 4 यूनिट। टोटल कितना हो गया? कैलकुलेट कर लीजिए। 60 यूनिट। तो सबसे ज्यादा निष्कासन कहाँ से होगा? वायुमंडल के द्वारा। क्यों? क्योंकि सारा निष्कासन कहाँ से हो रहा है? पृथ्वी की सतह से जो भी होगा वायुमंडल के थ्रू होगा। लेकिन किसी प्रक्रिया के रूप में सबसे निष्कासन होगा तो कहाँ से होगा? वाष्पीकरण के द्वारा। तो वाष्पीकरण सबसे अधिक निष्कासन करता है कितना? 23 यूनिट्स का। ठीक है।
एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। मान लीजिए ये पृथ्वी है, सॉरी ये पृथ्वी सतह है, ठीक है। पृथ्वी सतह है, ये वायुमंडल है, ये क्या है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसमें से 100 यूनिट है, 35 SWR क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो 35 मिनट का तो ऑलरेडी परावर्तन हो गया। पृथ्वी तक कितना पहुंचा, 65, पृथ्वी सतह तक की वायुमंडल द्वारा। तो 65 SWR पृथ्वी तक पहुंचा, वायुमंडल से होते हुए, वायुमंडल से होते हुए पहुंचा, उसमें से 18 यूनिट किसमें चला गया, वायुमंडल में। पृथ्वी तक कितना पहुंचा, 47 यूनिट्स। 47 यूनिट में से 5 यूनिट्स कहाँ चला गया, LWR विंडो से निकल गया, LWR विंडो। अब जो बचा हुआ है उसमें हम देखेंगे तो इवेपोरेशन, एवोपरेशन से कितना निकला, 23 यूनिट्स। चालन से कितना निकलेगा, 4 यूनिट्स। और चालन से 4 यूनिट, हाँ एल डब्ल्यू आर से निकलेगा 15 यूनिट्स। टोटल की कितना हो गया, 47 यूनिट्स, सॉरी 42 यूनिट्स। तो 5 माइनस तो यहाँ से पहले ही हो गया, 5 यूनिट यहाँ से हुआ, 23 वाष्पीकरण से निकला, वाष्पीकरण मतलब संवहन, संवहन के थ्रू निकला। 4 यूनिट कितना, चालन कंडक्शन के थ्रू निकला, और 15 यूनिट किससे निकला, LWR। ये टोटल कहाँ गया, सब इन्वायरमेंट में गया, सॉरी एटमॉस्फेयर में गया। और एटमॉस्फेयर में कितना, 15, 18, तो 18 प्लस 23 प्लस 4 प्लस 15, टोटल कितना हुआ, 16, 60। तो 60 यूनिट्स कहाँ से निकला, वायुमंडल से। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल हमने कितना मिला, 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स में से 35 SWR के रूप में परिवर्तन हो गया या एल्बिडो हो गया। उसके बाद में 65 पृथ्वी वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचा, उसमें से 18 यूनिट वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया। टोटल पृथ्वी सतह तक कितना पहुंचा, 47, 47 यूनिट। उसमें से 5 यूनिट क्या है, LWR के रूप में, LWR विंडो से वायु अंतरिक्ष में, आउटर स्पेस में बाहर निकल गया। उसके बाद में जो पृथ्वी ने जो अवशोषित किया बचा हुआ 42 यूनिट, उसमें इवेपोरेशन होगा 23 यूनिट्स का, या वाष्पीकरण होगा संवहन के द्वारा वायुमंडल में गया। 4 यूनिट चालन के द्वारा, 15 यूनिट किसके द्वारा, LWR या लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा। टोटल वायुमंडल में जाकर के कितना निकला, 18 वायुमंडल का, और बचा हुआ 42 यूनिट्स मिलाकर के टोटल 6 यूनिट वायुमंडल के द्वारा वायु अंतरिक्ष में टोटल ऊष्मा का निष्कासन हो गया। और इस तरीके से पृथ्वी क्या करती है, अपना बजट मेंटेन करती है। तो ये क्या हो गया, ऊष्मा बजट पृथ्वी का। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी चीजें दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन अगले टॉपिक में करेंगे। बस एक शॉर्ट में बता देते हैं आपको टॉपिक है।
ये पृथ्वी सतह है, ये वायुमंडल है। जनरली जो भी रेडिएशन होगा, जो भी सन से रेडिएशन पृथ्वी मिलेगा, उसको क्या करेगी पृथ्वी, बाहर निकालेगी और वो वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा समय के साथ। ये होता क्या है, कई बार यहाँ पर GHG समान प्रक्रिया क्या है कि जो भी LWR के रूप में रेडिएशन है, वो क्या है, वायुमंडल से वायु अंतरिक्ष में, आउटर स्पेस में चला जाए, जिससे क्या पृथ्वी अपना बजट, हीट बजट मेंटेन कर सके। परंतु होता क्या है कि जब पृथ्वी की सतह से ऊष्मा निकलती है, कौन सी ऊष्मा, पार्थिव विकिरण, या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो वो क्या आउटर स्पेस में चली जाती है। लेकिन कई बार जब ऊष्मा निकलती है, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती है, तो वहां पर क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, हम ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। ग्रीन हाउस गैस से क्या है, पारदर्शी हैं, किसके लिए, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए। लेकिन अपारदर्शी हैं किसके लिए, लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए। और जो पार्थिव विकिरण क्या कैसा रेडिएशन है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग रेडिएशन में कौन सी रेज आती हैं, इंफ्रारेड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, IR रेडिएशन। तो इसके लिए यह पारदर्शी है। इससे होता क्या है कि जब ये विकिरण ऊपर जाता है और ये ग्रीन हाउस गैसेस इसी विकिरण को क्या करती हैं, वापस पृथ्वी की तरफ भेज देती हैं। तो इस विकिरण को क्या बोलेंगे, प्रतिलोम विकिरण, या काउंटर रेडिएशन। तो प्रतिलोम विकिरण क्या होता है, जब ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी तो प्रतिलोम विकिरण भी, प्रतिलोम विकिरण क्या हो गया, वही बढ़ेगा। प्रतिलोम विकिरण सिंपल क्या है कि जब ग्रीन हाउस गैसें से ये पार्थिव विकिरण के लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या करें, ट्रैप करके वापस पृथ्वी की तरफ भेज दें, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान या पृथ्वी का तापमान और तापमान बढ़ने लग जाए। ठीक है, यही हो गया प्रतिलोम विकिरण। जब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट की कंडीशन इमर्ज करें और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको ट्रैप करके वापस पृथ्वी की तरफ भेज दें। क्यों भेज देती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सूर्य का प्रकाश आता है उसके लिए पारदर्शी होते हैं। परंतु जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित जो रेडिएशन की मात्रा होती है वो लॉन्ग रेडिएशन के रूप में होती है, और वो लॉन्ग रेडिएशन के लिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या रहती हैं, अपारदर्शी रहती हैं। इसलिए तो इसलिए क्या होगा, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भूमंडलीय ऊष्मन, ये क्या एक मुख्य कारण है। भूमंडलीय ऊष्मन होगा तो क्या होगा, क्यों हो रहा भूमंडलीय ऊष्मन, तो पृथ्वी की ऊष्मा बजट विसंगति, एनामोली हो रही है। क्योंकि अगर ये सारा विकिरण बाहर निकल जाता जो कि होना चाहिए था,
बाय रूल बाय सिस्टम पृथ्वी जो अपने ऊष्मा बजट को मेंटेन करती है। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा में पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा को प्राप्त करती है, उसी मात्रा में पृथ्वी ऊष्मा का निष्कासन भी करती है। जब निष्कासन करती है, परंतु होता यहाँ पर यह है कि जब प्रतिलोम विकिरण के कारण ये ऊष्मा का निष्कासन नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए अपारदर्शी होती हैं। इसलिए लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करके वापस पृथ्वी की सतह भेज देती है, जिससे प्रतिलोम विकिरण की प्रक्रिया होती है। प्रतिलोम विकिरण का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा? प्रतिलोम विकिरण बढ़ेगा। प्रतिलोम विकिरण जब बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा, जिससे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्यों बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग? क्योंकि पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है उसमें विसंगत या एनोमली आ गई है, जिसके पीछे कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से क्या हो रहा है? पृथ्वी की ऊष्मा बजट में विसंगति। जिस विसंगति ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से क्या? प्रतिलोम विकिरण और वो फ्री प्रोसेस है। तो ये टॉपिक यहाँ तक था। आज हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि अगर आप मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर या मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर या ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां अगर आपको और अच्छे समझना है तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो एल्बिडो के, और अगला लेक्चर हम एल्बिडो पे लेकर आएंगे, उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। उसके बाद में प्रतिलोम विकिरण और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करेंगे। प्रतिलोम विकिरण, IR रेडिएशन या LWR रेडिएशन एक ही चीजें हैं, और इसी से संबंधित टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? पहला अल्बिडो, इसके ऊपर डिस्कशन होगा कि क्या है, किस तरीके से आज क्या क्या नई नई टेक्निक्स आनी, क्या क्या उस पर हो रहा है और किस तरीके से रोल प्ले करता है, किसका अधिक होता है किसका कम। अल्बिडो पर डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। उसके अलावा हम प्रतिलोम विकिरण और इंफ्रारेड रेडिएशन या LWR लॉन्ग रेडिएशन, और इसी से जो एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है और ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।